हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी बायोलॉजी स्टार्ट की थी, है ना। और उसके अंदर हमने जो है 4th लेसन स्टार्ट किया था। अच्छा, बच्चों के कमेंट आ रहे थे, जबकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अभी 4th लेसन से स्टार्ट कर रही हूँ। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, जैसे जैसे उसमें भी अगर टाइम मिलेगा तो वैसे वैसे वो भी मैं क्लासें ले लूँगी, है ना। लेकिन वो क्या है कि इतने चैप्टर वो हार्ड नहीं लगते बच्चों को, और ये चैप्टर तो है जो है वो थोड़ा बच्चों का सरदर्द बन जाता है कि नहीं ये थोड़ा चैप्टर ही हार्ड है, तो मैंने पहले ये स्टार्ट किया है। ठीक है, वो चैप्टर मैं आराम से आपको क्लियर करवा दूंगी जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे, है ना। फिर भी बच्चे पूछ रहे थे कि वो चैप्टर हमें नहीं मिल रहे। आप पहले शुरू से वीडियो को देखा करो ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ शुरू में कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हमने क्या पढ़ा, ऐसे बहुत सारी बातें हम करते हैं। तो आप क्लास को शुरू से देखा करो, ठीक है ना। तो हमने 4th लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्या, प्राणी जगत, या जिसे हम इंग्लिश में कहें तो एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल किंगडम है यानी कि एनिमेलिया जो है उसको हमने क्या नाम दिया था, मेटाजोआ। उसको हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया को क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। और उस मेटाजोआ के हमने 2 पार्ट कर दिए थे। एक तो पहला कौन सा था, पैराजोआ, और दूसरा यूमेटाजोआ। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे और मेरे साथ साथ आंसर भी करेंगे, ठीक है ना। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर केवल एक फाइलम रखा गया था, कौन सा, पोरीफेरा, ठीक है। और पोरीफेरा के बारे में हमने क्या जानकारी ली थी कि पोरीफेरा के अंदर केवल कोशिकीय संगठन पाया जाता है, वो केवल कोशिकाओं का बना होता है। अरे भाई, कोशिकाओं का तो सभी बने होते हैं, बट उनमें केवल कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं का शरीर होता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती है, और उत्तक नहीं बनेंगे तो आगे अंग तंत्र वगैरह ये सिस्टम तो बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो केवल कोशिकाएं जो होती है वो क्या करेगी, उत्तक का निर्माण करेगी। सबसे पुराना फाइलम था, है ना। और पोरीफेरा के अंदर ये नाम जो आया है वो पोरीफेरा क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर छिद्र हो। और कुछ याद ही मत रखो, अगर आपको कहीं पे भी तो वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ पाया जाता है, केवल समुद्र के अंदर, या केवल समुद्र तो नहीं कह सकते, बट वो जल के अंदर पाया जाता है ना। स्थल पर वो मिलेगा नहीं, तो पानी में जाना पड़ेगा अगर उसको देखना है तो, ठीक है ना। वो स्वच्छ जल में भी पाया जाता है, वो खारे पानी में भी पाया जाता है। इसका मतलब केवल तो समुद्र में नहीं होगा, मेरा स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया था। तो वो पानी के अंदर पाया जाता है, हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको कहीं पे भी ऐसे रोड पे या कहीं पे भी बाहर स्थल पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप जाओ वहाँ पर और उसको देखो तो आपको क्या दिखेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। तो उन छिद्रों से पानी अंदर जाता है, फिर एक बड़ा सा छिद्र होता है, उससे पानी बाहर निकलता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे जीव जिनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं उनको पोरीफेरा में डाल दो, बाकी दूसरे तो सब अलग ही रह गए। वो तो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पोरीफेरा है, ठीक है। वैसे तो सभी को देखने से ही पता चल जाता है। फिर हमने देखा था कि जो पैराजोआ है उसका जो ये यूँ कह सकते हैं, मेटाजोआ जो है उसका जो दूसरा पार्ट था वो था कौन सा, मेटाजोआ का यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ के अंदर 10 फाइलम रखे गए थे, है ना। तो मैं एक बार फाइलम को, सभी फाइलम को, जो 11 फाइलम है हमारे, टोटल 11 फाइलम है ना, उनको मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि हमने ये जो फाइलम बनाए हैं, 11 फाइलम जो बनाए हैं, किस आधार पर बनाए हैं, क्या आधार है इनका कि इन सभी को 11 फाइलम बनाने की जरूरत पड़ी हमें। इन सभी के अंदर कौन से जीव रखे जाएंगे, ऐसे क्या उनके अंदर समानताएं, विभिन्नताएं होनी चाहिए कि इनके अंदर रखे जाएंगे। तो पहले तो मैं 11 फाइलम आपके सामने लिख देती हूँ ताकि इसमें हमें याद करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे पहले नंबर पर जो आता है वो कौन आता है, पोरीफेरा, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, पोरीफेरा। दूसरे नंबर पर कौन आता है, नाइडेरिया। नाइडेरिया कौन से जीव थे, जिनके अंदर नीडोब्लास्ट नामक कोशिकाएं थी। एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था हाइड्रा, है ना। और वो नीडोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, उनके अंदर एक तरह से जहर भरा होता है ना, केमिकल होता है एक। तो वो अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ये खा सकते हैं, उनके अंदर वो चुभो देती है, वो मर जाते हैं और फिर ये खा लेता है, ठीक है ना। इसकी स्पेशलिटी ये थी। तो ये होते हैं क्या, नाइडेरिया। टेढ़ा चला गया, नाइडेरिया। नाइडेरिया, नाइडेरिया के बाद में कौन आते हैं, टीनोफोरा। टीनोफोरा की क्या स्पेशलिटी थी, टीनोफोरा जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, जुगनू की तरह चमकते हैं, ठीक है। तो टीनोफोरा को पहले नाइडेरिया के साथ ही रखा गया था,
बताया था मैंने। फिर उसके बाद में नाइजीरिया को, टिनोफोरा को नाइजीरिया से अलग कर दिया गया था, ये चीज़ भी पता है आपको। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो आधार चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इन दोनों में लगभग समान ही रहेगी। लगभग क्या, जो बेसिक्स होते हैं वो तो समान ही रहेंगे, कुछ चीज़ें अलग आएगी इनमें, ठीक है। अच्छा, पहला पोरिफेरा, नाइजीरिया, टिनोफेरा। अब इसके बाद में कौन आ जाएंगे, प्लेट जैसे चपटे चपटे प्लेटी हेलमिंथीज, जो बिल्कुल चपटे चपटे होते हैं, है ना। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चपटे क्रमी भी कहते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज को क्या कहा जाता है, चपटे क्रमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चपटे चपटे होते हैं। अधर सतह से भी चपटे होते हैं, पृष्ठ सतह से भी चपटे होते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, लीवर फ्लुक, फीता क्रमी, जिसे टेप वॉर्म कहते हैं, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट जो 5वें नंबर पर आता है हमारा प्लेटी हेलमिंथीज हो गया। अब एस्के हेलमिंथीज, देखो एस्के हेलमिंथीज एंड प्लेटी हेलमिंथीज दोनों ही बहुत गंदे होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। और परजीवी क्या करते हैं, दूसरों के शरीर में रहकर भोजन लेते हैं। अब ये लेते तो हैं बट साथ साथ रोग भी पैदा कर देते हैं, यानी बीमार भी कर देते हैं किसी भी जीव को, ठीक है ना। तो ये पैरासाइट होते हैं, दोनों ही जो है वो परजीवी होते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज को हमने चपटे क्रमी कहा था, एस्के हेलमिंथीज को हम क्या कहेंगे, गोल क्रमी कहेंगे, है ना, क्योंकि ये दिखने में कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, ठीक है। तो एस्के हेलमिंथीज में गोल क्रमी आ जाते हैं, जैसे एस्केरिस हो गया। एस्के हेलमिंथीज के बाद में कौन सा आएगा, एनेलिडा। एनेलिडा मैंने बताया था कौन से जीव आते हैं इसके अंदर, एनेलिडा के अंदर। जो एनेलिडा जो शब्द है वो एन्यूल से आया है, और एन्यूल का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी रिंग होता है ना, छोटी सी लिटिल रिंग जिसे अपन बोलते हैं। तो छोटी छोटी रिंग होता है, तो इनके जो शरीर होता है वो ऐसे रिंग जैसे ऐसे यूं बना होता है, यूं, जैसे आपने केंचुए का देखा होगा, है ना। तो एनेलिडा हो गया, केंचुआ इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में कौन आते हैं, सबसे बड़ा जो फाइलम है कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जीव जगत का, या यूं कह सकते हैं एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर ये कीट वर्ग जो आते हैं, जैसे कि केकड़े हो गए, है ना, जैसे बिच्छू हो गए, तितलियां हो गई, ये सभी चीजें जो है इनके अंदर आ जाती है, आर्थ्रोपोडा हो गया। फिर उसके बाद में 8वें नंबर पर कौन आएगा, मोलस्का। मोलस्का में कौन से जीव थे, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी के जीव, बहुत ही कोमल शरीर वाले जीव, कोमलांगी भी बोलते हैं इसको, कोमल अंगी भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शरीर वाले जो जीव होते हैं वो मोलस्का के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बताया था, क्या एग्जाम्पल बताया था, ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस होता है, स्नेल यानी गेंगा। तो ये जो होते हैं वो बहुत, इनकी अगर बॉडी देखोगे आप तो इनकी इतनी सॉफ्ट बॉडी होती है कि ये अपने शरीर को कैसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मोलस्का के बाद में कौन थे, ये तो सॉफ्ट बॉडी वाले हो गए। अब जो शरीर आएगा, यानी अब जो जीव फाइलम आएगा, उनका जो शरीर था वो कैसा था, उनके शरीर के ऊपर कांटे जैसी संरचनाएं थी, है ना। अगर हम उसको देखें तो इनके शरीर पर कांटे जैसी संरचनाएं होती है। ये कौन बनाई, क्या है, ये स्टारफिश है, और इनके ऊपर ऐसे ऐसे उभार दिखाई देते हैं आपको। तो इनको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो यानी कांटा, डर्मेटा यानी स्किन। तो ऐसे जीव जिनकी स्किन के ऊपर क्या लगे हों, कांटे कांटे जैसी संरचनाएं लगी हो, इनको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा के बाद में कौन सा आ जाएगा हमारा, 10वें नंबर पर हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, है ना, ये भी समुद्री जीव होते हैं, समुद्र के अंदर गहराई में पाए जाते हैं, बट इनकी इतनी जातियाँ खोजी गई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट 11वें फाइलम पे जिसमें हम रखे गए हैं, हम लोग आते हैं, कोर्डेटा। कोर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, आगे बताऊंगी क्या होती है नोटोकॉर्ड वगैरह। तो कोर्डेटा सबसे एडवांस फाइलम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 10 फाइलम यहाँ पे लिखे, 11 फाइलम यहाँ पे लिखे क्यों हैं, क्योंकि जब हम आधार पढ़ेंगे तो उसमें आधार में हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें किस में पाई जाती है। तो फिर मैं यहाँ से याद करने के तरीका बताऊंगी आपको कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है, कैसे पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सब करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्या, आधार। पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा मैं।
देखो, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं, वर्गीकरण का आधार। यानी ये जो वर्गीकरण किया है हमने, इन 11 फाइलम में पूरे जंतुओं को बांटा है, एनिमल्स को बांटा है, तो किस आधार पे बांटा है? क्या आपके पास क्या आधार है कि आपने इनको 11 फाइलम में बांटा? ऐसे कोई चीज़ें तो होनी चाहिए ना कि भाई हमने इस कैरेक्टर को देख के इनको जीवों को इसमें रख दिया, उसमें रख दिया। क्यों रखा? देखो, वर्गीकरण के आधार के अंदर सबसे पहले मैं बात करती हूँ परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश वर्ड में बोलती जाऊंगी साथ में, ठीक है ना? तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, या हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं तो वो भी अपने साथ साथ लिख ले, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या है ना कि मीनिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे इतनी मीनिंग्स आती नहीं है, इसीलिए जोर आता है मेरे को, फिर भी मैं लिख लेती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे शरीर में, यानी कि जब मैं नॉर्मली एग्जांपल से बात करती हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है? तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर जाना है, पूरे शरीर में, यानी हर एक कोशिका के अंदर जाना है। पूरा शरीर ही कोशिकाओं का मिलकर बना है, तो पूरे शरीर में जाना है। इसका मतलब है कि मेरे हाथ की कोशिकाओं तक जाना है, मेरे पाँव की कोशिकाओं तक जाना है, मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं तक जाना है, नाक कान सभी की कोशिकाओं तक उसको जाना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के तो पाँव लगे नहीं है कि वो चलते चलते चली जाएगी, तो फिर इस ऑक्सीजन को ले जाएगा कौन? कौन ले जाएगा? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस ऑक्सीजन को लेके जाए। हाँ भाई, तू चल मेरे साथ में, मैं तुझे वहाँ पर पहुँचा देता हूँ, है ना? अब दूसरी चीज़ आती है कि जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमारी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए वहाँ पर पोषण जाना जरूरी है, ग्लूकोज जाना जरूरी है। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो वो तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही खाना जा रहा है ना, पाचन तंत्र जो होता है वहीं तक खाना जा रहा है, तो फिर वो हर कोशिका तक कैसे जाता है? उसको भी कोई ले जाता होगा। यानी हमारे शरीर में पदार्थों के आवागमन के लिए या पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, या यूं कहूँ कि पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र काम करता है, जिसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। मेरी ऑक्सीजन फेफड़ों तक गई, लेकिन मुझे पाँव की कोशिकाओं को तक भी ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो वो ले जाएगा कौन? कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए, है ना? और वो सभी जो सिस्टम, ये जो पूरा एक सिस्टम काम करता है इसके अंदर, इस सिस्टम को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब ये परिसंचरण तंत्र तो चलो तंत्र हो गया, तंत्र के अंदर तो बहुत सारे अंग वगैरह ये सब सम्मिलित होंगे, जैसे हृदय सम्मिलित होता है ना? रक्त वाहिनियाँ सम्मिलित होती है, रक्त सम्मिलित होता है, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे अंग वगैरह, उत्तक अंग सम्मिलित होते हैं। तो फिर मैं जो कह रही हूँ कि ऑक्सीजन को ले जाना है तो कौन ले जाएगा? रक्त ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। आपको पता है कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में दो प्रकार से पाया जाता है, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध जिसे कहेंगे, किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। अशुद्ध जिसे उसे कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो। तो ऑक्सीजन को ले जाना है तो भी रक्त लेके जाएगा, यानी हमारा ब्लड घूमेगा, पूरे शरीर में ब्लड घूमता ही रहता है, घूमने के काम है, एक जगह पड़ा नहीं रहता है वो, है ना? आगे हम जब हम परिसंचरण तंत्र को डिटेल में पढ़ेंगे, अपना एक लेसन है परिसंचरण तंत्र का, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताऊंगी मैं, कैसे जाता है, कैसे आता है, क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बट अभी थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर भी हमें ये चीज़ें सीखनी है कि किसके अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इनमें से 11 फाइलम में। तो अब देखो, ले जाना है क्या? ब्लड को ऑक्सीजन ले जानी है, फूड ले जाना है, भोजन ले जाना है, पूरे शरीर के अंदर पहुँचाना है। तो ये कौन ले जाएगा? रक्त लेके जाएगा। वापस कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठी करके वापस फेफड़ों तक लाना है, यानी ताकि वो बाहर निकल सके, तो ये भी कौन लेके आएगा? रक्त लेके आएगा। इसका मतलब कि परिसंचरण तंत्र का काम कौन कर रहा है? मेनली ब्लड कर रहा है। मेन तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो हृदय की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हृदय होगा नहीं तो ब्लड ऐसे पंप होगा ही नहीं, पूरे शरीर में आएगा जाएगा ही नहीं, बहुत कम चांस में इधर उधर घूमेगा, वापस नीचे चला गया तो ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि हृदय जो है वो ऐसे ऐसे पंप करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो होता है वो पूरी तरह से घूम पाता है, परिवहन कर पाता है। तो क्योंकि ये काम जो है वो ब्लड के द्वारा किया जा रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है, परि यानी चारों ओर, संचरण यानी आना जाना, यानी कि चारों ओर लाना ले जाने का काम जो है वो कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, रक्त कर रहा है, खून कर रहा है, ठीक है ना?
इसी वजह से इसको हम और क्या कह सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। इसकी खोज अगर आपसे पूछ ली जाए, 8वीं कक्षा में आता है चैप्टर, इसकी खोज अगर पूछ ली जाए तो खोज किसने की थी इसकी, विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 टाइप का होता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला का मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इस जीव जगत में। जीव जगत का मतलब इन फाइलम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 प्रकार का ही होता है, एक तो खुला और एक बंद। अब हम बात करें खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे। अब ये क्या सिस्टम है, खुला बंद। देखो, माना कि ये हमारी बॉडी कैविटी है, खुले की बात कर रही हूँ मैं भी, है ना। ये मान लो शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है, हमारा ही नहीं, किसी भी जीव का शरीर है, हमारा तो हो भी नहीं सकता इसमें। ये किसी भी जीव का शरीर है, ठीक है। इस शरीर के अंदर क्या पड़ी है, कोशिकाएं पड़ी हैं। क्या पड़ी है यहाँ पे, कोशिकाएं पड़ी है। ये मान लो कोशिकाएं, उत्तक मान लो, अंग मान लो, है ना, ये ऐसे पड़ी है। पूरे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है, उत्तक होते हैं, अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। तो ऐसे मान लो कि कोशिकाएं या उत्तक पड़े हैं, ठीक है। अब जो ब्लड होगा, यानी कि जो रक्त होगा, वो इनके बीच बीच में ऐसे भरा होगा, डायरेक्ट कोशिकाओं के संपर्क में रहेगा, डायरेक्ट उत्तकों के संपर्क में रहेगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो रक्त होता है वो शरीर के अंदर भरा रहता है, कोशिकाओं के चारों ओर भरा रह सकता है, उत्तकों के चारों ओर भरा रहता है। यानी कि ये जो ब्लड है वो किसी में पैक नहीं रहता, किसी में बंद नहीं रहता है। अभी बंद कैसे नहीं रहता वो इसमें बताऊंगी मैं, ठीक है ना। अभी इसको पहले इसको पढ़ेंगे फिर वो अच्छे से समझ में आएगा। किसी में बंद नहीं रहता है। अब देखो, इधर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे मान लो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो पहले हम समझेंगे ये होता क्या है। ये मान लो कि बॉडी कैविटी है, और बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पर कोशिकाएं या उत्तक, मान लो उत्तक वगैरह पड़े हैं, ये बहुत सारे उत्तक पड़े हैं, ये उत्तक पड़े हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो जो आएगा, यहाँ पर जो देखो ब्लड क्यों है, इनके चारों ओर ब्लड क्यों भरा है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही सारी चीजें घुली होती है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेना देना जो होता है वो ब्लड से ही लेना देना है, इसीलिए इनके चारों ओर भरी पड़ी है। अब यहाँ की अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या होती है, इस तरह से नलिकाएं पाई जाती है। जैसे ये मान लो ये नलिका हो गई, है ना, ये ऐसे नलिकाएं हो गई, ये नलिकाएं हो गई। तो इस तरह से नलिकाएं पाई जाती है, और इन नलिकाओं के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ब्लड भरा रहता है। ऐसे इनके अंदर ब्लड भरा रहता है। तो ये नलिकाएं क्या होती है कि जैसे मान लो हम पढ़ेंगे शिरा, धमनी, है ना, केशिकाएं वगैरह, ये पढ़ेंगे हम, कैपिलरीज वगैरह। तो ये नलिकाएं क्या होती है, पतली पतली सी। कैपिलरीज आगे बढ़ जाती है जब उनको कुछ भी लेना देना होता है। तो ये जो कैपिलरीज होती है वो बहुत छोटी छोटी सी होती है, पतली पतली सी होती है, और इनके बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा जो भी ऑक्सीजन आनी है वो आ जाएगी, भोजन आना है आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डालना है तो चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या समझे कि ये जो कैपिलरीज है इनके अंदर जो है ब्लड भरा हुआ है, नलिकाएं हैं, कैपिलरीज को छोड़ो आप, तो नलिकाएं हैं, नलिकाओं के अंदर रक्त भरा पड़ा है, लेकिन वो कोशिकाओं के या उत्तक के सीधे संपर्क में नहीं है। यानी कोशिकाएं या उत्तक जो है डायरेक्ट ब्लड के अंदर डूबे हुए नहीं है, ब्लड किसी के अंदर भरा है, ठीक है ना। ब्लड जो है वो किसी के अंदर भरा है, ये डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं है। जबकि इधर देखो, इधर क्या कोई नलिकाएं हैं क्या, नहीं है, ठीक है। और ये डायरेक्ट कोशिकाएं जो है वो किसके अंदर डूबी हुई है, रक्त के अंदर डूबी हुई है, रक्त के अंदर डूबी हुई है। जैसे ऐसे समझो, जैसे गुलाब जामुन होते हैं ना, गुलाब जामुन क्या है, कोशिकाएं या उत्तक है, और जो चाशनी है वो क्या है, रक्त है। तो ऐसे डूबे हुए होते हैं ना, वैसे ही इनके अंदर डूबे हुए, ठीक है ना। तो इससे हम कहते हैं खुला। खुला क्यों कहेंगे, क्योंकि ब्लड जो है वो खुला है, किसी के अंदर बंद नहीं है, नलिकाओं में बंद नहीं है, डायरेक्ट कोशिकाएं उसके संपर्क में है तो डायरेक्ट यहीं से ये चीजें ले लेगा, ठीक है। जबकि बंद में देखो नलिकाएं पाई जाती है और कोशिकाएं जो है वो डायरेक्ट सीधे संपर्क में नहीं होती है, किसके,
ब्लड के, तो इसे हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये तो चलो बात हो गई परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, खोज किसने की, और 2 प्रकार का जैसे होता है तो कौन कौन से में क्या क्या सिस्टम है वो तो हमने पढ़ लिया। अब इसका इससे क्या कनेक्शन भाई? ये जो 11 फाइलम लिखे हुए हैं, हमें तो बात करनी है कि कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इन 11 फाइलम के अंदर। क्वेश्चन यही से आएगा कि निम्न में से, जैसे आप नीट का क्वेश्चन, नीट के पेपर सॉल्व करो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स के 11th के कोई भी, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आएंगे कि निम्न में से खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दे देंगे आपको। निम्न में से बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दे देंगे आपको। उस ऑप्शन को आपको राइट करना है। तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि खुला और बंद किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूँ अगर बंद परिसंचरण तंत्र का, हैरानी होगी आपको जानकर कि एस्के हेलमिंथीज तक, एस्के हेलमिंथीज यानी कि पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज एंड एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज तक कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। रक्त परिसंचरण, यूँ कह सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो भोजन आना है, ऑक्सीजन आनी है, वापस जाना है, वो सब कहाँ से होगा? पानी के थ्रू होगा, ठीक है ना। वो पानी लाएगा ले जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे कैसे क्या सिस्टम काम करता है। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अपने एनेलिडा से। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र किसके अंदर आया? एनेलिडा में आया। ध्यान से समझना एक एक चीज को। अब एनेलिडा के अंदर आया तो आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो बिल्कुल ही पुराने टाइप का परिसंचरण तंत्र है, ये थोड़ा नए टाइप का है क्योंकि एडवांस चीजें आई है इसमें, तो ये आया होगा, खुला आया होगा। नहीं, खुला नहीं आया। सबसे पहले आया एनेलिडा में, और एनेलिडा ने आते ही बाजी मार ली। कौन सा ले लिया? बंद परिसंचरण ले लिया। इसने कहा मैं तो बंद परिसंचरण लूंगा, मुझे खुला वाला नहीं चाहिए। मेरे कोशिकाएं जो होंगी ना वो डायरेक्ट ब्लड के ऐसे संपर्क में नहीं रहनी चाहिए, मुझे रक्त वाहिनियां वगैरह चाहिए ताकि ब्लड जो है उनमें भरा रह सके, ठीक है ना। तो इनके अंदर, एनेलिडा के अंदर सबसे पहले बंद परिसंचरण आया। तो इसमें हम एग्जाम्पल कौन से लिखेंगे? एनेलिडा। कौन सा लिखेंगे? एनेलिडा। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? एनेलिडा से। एनेलिडा में कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? बंद प्रकार का पाया जाता है। अब केवल एनेलिडा में तो होगा नहीं, इतने सारे फाइलम है, तो कौन सा और कौन सा होता है? हम किस में रखे गए हैं? कोर्डेटा में। तो हमारे अंदर कौन सा होता है? हमारे अंदर देख लो रक्तवाहिनियां हैं इसके अंदर हमारे शरीर में, तो रक्तवाहिनियां हैं तो फिर हमारे अंदर कौन सा होगा? बंद ही होगा। यानी कि केवल आपको 2 याद रखने हैं। कौन सा? एक तो एनेलिडा और एक कोर्डेटा। तो एनेलिडा एंड कोर्डेटा के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब मुझे आप बताइए कि खुला किस में होगा? फटाफट कमेंट करो, खुला किसके अंदर होगा? बंद परिसंचरण किस में होता है? एनेलिडा एंड कोर्डेटा के अंदर। तो फिर खुला किस में होगा? इन 11 में से बताओ। अब कुछ बच्चे आंसर भी करेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे, आंसर करें नहीं करें सोचेंगे जरूर। हाँ चलो एनेलिडा को छोड़ दो, कोर्डेटा को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं उन सभी में खुला। अरे नहीं, मैंने क्या कहा? शुरुआत कहाँ से हुई है? एनेलिडा से। अब पीछे नहीं जाना है वापस, शुरुआत ही जब यहाँ से हुई तो हमें सिर्फ आगे देखना है। तो एनेलिडा और कोर्डेटा के अलावा कौन कौन से? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा में कौन सा पाया जाता है? खुला पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? खुला परिसंचरण पाया जाएगा। अब मेरे को एग्जाम्पल लिखने का जगह नहीं मिल रही है तो मैं किधर लिखूं? आप लोग इसी में से उतार लेना। आर्थ्रोपोडा यानी कि ये जो चारों हैं इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखो, अब पता चला इस तरह से याद, ये जो बिल्कुल नंबर वाइज हमें याद करना क्यों जरूरी है ना। आपको ये बिल्कुल ऐसे ही याद होने चाहिए 11 के 11 फाइलम। तो शुरुआत एनेलिडा से हुई तो एनेलिडा के अंदर बंद आ गया, ठीक है, कोर्डेटा के अंदर बंद आ गया। तो इनके बीच वाले जो ये चारों है कौन कौन से? ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा। तो ये जो चारों हैं इनके अंदर कौन सा पाया जाएगा? खुला परिसंचरण पाया जाएगा। अब कोई भी बच्चा ये नहीं करके आएगा कि प्लेटीहेलमिंथीज, टिनोफोरा में भी कोई खुला या बंद पाया जाता है, और उनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता है। शुरुआत ही हुई कहाँ से? एनेलिडा से हुई। तो एनेलिडा के बाद में एनेलिडा एंड कोर्डेटा, एनेलिडा और कोर्डेटा, यानी कि ये जो 2 है फाइलम, कौन से? एनेलिडा एंड कोर्डेटा। इनमें तो आपको क्या याद रखना है? बंद 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 बंद।
ठीक है। और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा के अंदर आपको क्या याद रखना है? खुला परिसंचरण तंत्र। क्लियर है यहाँ तक? चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? क्लियर है? तो हमारा पहला जो बेसिक था वो क्या था? परिसंचरण तंत्र। ऐसे बहुत सारे बेसिक पढ़ने हैं हमें, बहुत सारे आधार पढ़ने हैं। तो पहला था परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र के आधार पर भी जीवों को इस तरह से बांटा गया है ना? हो गया? चलो गलती से भी मैं इनको मिटा देती। स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में आप एक काम कर लिया करो, फिर आप अपने हिसाब से नोट्स बना लिया करो, है ना? अब हम जो सेकंड वाला जो हम आधार पढ़ने जा रहे हैं वो है सममिति। सममिति, इसे हम कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है ना? तो सममिति या सिमेट्री, पहली चीज तो हम किसे कहते हैं? सिमेट्री या सममिति किसे कहते हैं? देखो, चलो सिमेट्री या सममिति हम किसे कहेंगे? जैसे कि मैं मेरे शरीर की बात करती हूँ, तो मेरा शरीर जो है वो एकदम बिल्कुल संरचना जो होगी वो किसी एक विशेष प्रकार की संरचना है ना? एक विशेष प्रकार की। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि मेरा कान है, 2 कान है मेरे पास, भगवान ने 2 कान दिए, सभी को दिए हैं, सभी मनुष्यों को दिए हैं। तो एक कान इधर है तो एक कान इधर है, ठीक है। दूसरी आँख की बात करें तो एक आँख इधर है, एक आँख इधर है। तो एक व्यवस्था बनी हुई है मेरे शरीर की, आपके शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की एक व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक कान इधर है तो एक कान इधर लगा लो, एक कान उधर लगा लो, आँख एक इधर है एक पीठ के पीछे है, ऐसा नहीं है ना। एकदम शरीर की एक ज्यामितीय व्यवस्था बनी हुई है, शरीर की एक ज्यामितीय व्यवस्था बनी हुई है। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पाँव इधर, एक पाँव इधर, एकदम अगर हम संरचना को अपनी देखें तो एक परफेक्ट संरचना बनी हुई है ना? कि लगता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट संरचना है। तो ये जो शरीर की ज्यामितीय व्यवस्था है, इसी को हम क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं, ठीक है। अब इस सममिति के आधार पर भी जो ये 11 फाइलम हैं, या यूं कह सकते हूँ 11 फाइलम में रखा क्या गया है? जीवित तो है, सारे जंतु ही तो है। तो ये जंतु भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सममिति के आधार पर भी जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलो पहले जो सममिति आती है उसे हम कहेंगे असम्मिति। असम्मिति, ठीक है। दूसरी जो सम्मिति आती है, कौन सी रखूं? अरीय सम्मिति कर लो, अरीय सम्मिति, ठीक है। तीसरी प्रकार की जो सम्मिति आती है वो होती है द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सम्मिति। तो 3 प्रकार की सम्मिति पाई जाती है जंतुओं के अंदर। पहली नाम याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं पता ही नहीं नाम क्या है। असम्मिति, दूसरा अरीय सम्मिति, तीसरी द्विपार्श्व सम्मिति। 3 प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं असम्मिति। देखो पहली चीज तो ये, सम्मिति को समझने के लिए, सम्मिति को समझने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। किसी भी जीव को आप अगर मान लो कि उसकी सम्मिति देख रहे हो, तो सम्मिति देखोगे कैसे? लंबाई में। ये चीज़ बहुत बच्चों को परेशान करती है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में लेती हूँ ना, क्लासें पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो बार बार यही क्वेश्चन आता है कि मैम आपने इसको ऐसे क्यों नहीं काटा, मैम आपने इसको ऐसे इस अक्षर से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हम लोग,
और जबकि मैं बार बार बताती हूँ कि किसी भी जीव की शरीर की सममिति अगर आपको देखनी है तो उसकी लंबाई से देखोगे, चौड़ाई से नहीं देखोगे। किस तरफ से वो लंबा है उस तरफ से उसकी सममिति देखनी है, ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, किसी भी जीव की सममिति देख रहे हो आप तो उसके बिल्कुल बीचों बीच से चीजें देखोगे, बीचों बीच एकदम सेंट्रल अक्ष से, केंद्रीय अक्ष से उसकी सममिति को हमें देखना है। इधर नहीं कि इस साइड से थोड़ा ले ले, इधर इस साइड से ले ले, नहीं, बिल्कुल केंद्रीय अक्ष से। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी बच्चों को क्या बता रहे हैं, वो जब ये पढ़ोंगी ना तब समझ में आ जाएगा, पर पहले कुछ नियम सुन लो। एक तो हमें लंबाई को देखना है, एक हमें उसकी बीचों बीच वाली स्थिति को देखना है, इधर उधर डोलना नहीं है। समझ में आई बात? असममिति की बात करते हैं। सबसे पहले असममिति क्या होती है, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, ये बात करें, इनको अभी छोड़ो, ठीक है ना। तो पहले हम असममिति की बात करते हैं। मुझे यहाँ डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगी ना। तो जैसे मान लो कि ये एक पेड़ है, ये पेड़ है ना, ये इसकी शाखा है, ये मैं और शाखा बना लेती हूँ, ये मैं इसकी शाखा बना लेती हूँ। अब मुझे मान लो इस पेड़ को दो बराबर भागों में बांटना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे, इसकी लंबाई। देखो ये तो क्या होगी, चौड़ाई हो गई ना, ये इसकी लंबाई। तो मान लो कि मैं इसको इस तरह से काटती हूँ, मैं यहाँ से बराबर भागों में बांटती हूँ इसको ऐसे। क्या ये दो बराबर भागों में बटेगा कभी भी? क्या ये दो बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका ये वाला जो आधा पोर्शन है वो बिल्कुल अलग हो गया। देखो इसमें दो शाखाएं हैं, और दो शाखाएं क्या, इसमें तो बहुत सारी संरचनाएं अलग अलग आ जाएगी, कोई आकृति वगैरह अलग अलग आ जाएगी। इधर वाली संरचना बिल्कुल अलग आ जाएगी, चाहे आप इसको ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो। क्या ये दो बराबर भागों में बट सकता है? नहीं बट सकता है। तो अभी तो ये पेड़ की बात करें, एक्चुअली पेड़ में ऐसा नहीं देखा जाता, हम जंतुओं की सममिति की बात करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो ये दो बराबर भागों में नहीं बट सकता। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी जीव को अगर उसके केंद्रीय अक्ष से दो भागों में विभाजित करने की कोशिश करें, लेकिन वो कभी भी किसी भी एंगल से ऐसे काटो ऐसे काटो, किसी भी तरह से काटो आप, अगर वो दो बराबर भागों में नहीं बट सकता है तो उसके अंदर कौन सी सममिति पाई जाएगी? असममिति। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? असममित। क्या कहलाएंगे? असममित। ऐसे जीव जिनको हम लंबाई से ही बांट रहे हैं, बीच केंद्रीय अक्ष से ही बांट रहे हैं, बट वो दो बराबर भागों में नहीं बट सकते हैं, ऐसे में ऐसे जंतुओं में कौन सी सममिति पाई जाती है? असममिति पाई जाती है। ऐसे जंतुओं को हम क्या कहेंगे? असममित जीव कहेंगे, जंतु कहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इन 11 फाइलम में से, जैसे मैंने आपको कुछ आकृतियां तो बताई थी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही मैडम आपने तो कुछ बताया नहीं, आप कैसे पूछ रहे हो मैंने आकृतियां तो बताई थी, है ना। और नहीं भी बताई है तो थोड़ा बुक खोल दो, उसमें देख लो ना, आकृति वगैरह बना रखी होगी, है ना, तो उसको देख लो आप, मैं बना के बताऊंगी ये भी। तो इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं 11 फाइलम में से जिसके अंदर असममिति पाई जाती हो? ऐसे कौन से हो सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। चलो मैं एक पोरीफेरा का डायग्राम बनाती हूँ, एक ऐसे बना रही हूँ रफली। मान लो ये एक पोरीफेरा है ना, इसके ऊपर छिद्र 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 है। ये ऐसे होते हैं पोरीफेरा, बताया ना, इन पे छिद्र छिद्र होते हैं पूरे पे, है ना, और ऊपर एक बड़ा सा छिद्र होता है। जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब। ये है पोरीफेरा, ये क्या है? पोरीफेरा है। अब आप बताओ, इसकी लंबाई मान लो हम ऐसे देखें, तो अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो क्या ये बराबर भागों में बटेगा? या आप ऐसे काट दो, क्या ये बराबर भागों में बटेगा? पोरीफेरा जो होते हैं किधर ग्रो करते हैं इनको खुद को पता नहीं चलता, किधर से भी कहीं से भी ये वृद्धि कर लेते हैं अपने शरीर की। तो हम अगर इनको दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो क्या पोरीफेरा दो बराबर भागों में बटेंगे? क्या नहीं बटेंगे, कभी नहीं बटेंगे। आप इनको कहीं से भी किसी भी तरह से काट के देख लो, ये दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। तो इनमें सममिति होती ही नहीं है। दो बराबर भागों में बांटने को सममिति कह रहे हैं, तो इनमें तो सममिति होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इनको अगर किसी भी तरह से, किसी भी लंबवत अक्ष से अगर आप इनको दो बराबर भागों में बांटो तो ये नहीं बटेंगे।
ठीक है। तो इसका मतलब इन 11 फाइलम में से केवल एक ही ऐसा फाइलम है जिसके अंदर कौन सी सम्मिति पाई जाती है, असम्मिति पाई जाती है। अपवाद हो सकता है एक आधा, ठीक है ना, बताऊंगी आगे जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि क्या अपवाद है इसका जिसमें असम्मिति नहीं होती, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, अरीय समिति होती है। तो पोरीफेरा जो है, बट आपको अगर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से असम्मित जीव कौन से हैं या असम्मिति किस में पाई जाती है, और इसमें से 4 ऑप्शन आपको मिले और अगर उसमें पोरीफेरा है तो फिर आपको राइट ऑप्शन क्या करना है, पोरीफेरा। तो इसका मतलब असम्मिति का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, पोरीफेरा। क्या लिखेंगे हम इसमें, पोरीफेरा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा पेन अलग यूज़ कर लेती हूँ, बोर हो गए होंगे, एक ब्लैक 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 दिख रहा है इसमें सारा। तो इसका हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, पोरीफेरा, पोरीफेरा। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अरीय समिति। अच्छा 11 में से केवल एक ही याद रखना है, पोरीफेरा, असम्मित पोरीफेरा, ठीक है, इतना याद नहीं रखना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अरीय समिति पे। अरीय समिति किसे कहेंगे, देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, चलो ये मैंने हाइड्रा जैसा बनाया है बट हाइड्रा जैसा बना नहीं है ये, है ना। तो मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा, इसको ये हाइड्रा ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यानी कि बेलनाकार, यूँ कह सकते हैं अपन, बेलनाकार होता है ये थोड़ा, है ना, बेलनाकार होता है। तो चलो बेलन का एग्जाम्पल ले लो आप। तो एक बेलन है, इस बेलन को जैसे मान लो कि ये बेलन है, इस बेलन को चाहे लंबवत देखना है बेलन को पहले, तो इस बेलन को चाहे मैं यहाँ से काटूँ, चाहे मैं ऐसे काटूँ, चाहे ऐसे काटूँ, किसी भी एंगल से लंबवत काटना है, बीचों बीच से काटना है, बट किसी भी तरह से अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये हमेशा 2 बराबर भागों में बटेगा, हमेशा 2 बराबर भागों में बटेगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे काटूँ, ऐसे काटूँ तो भी 2 बराबर भागों में, बट बीच में केंद्रीय अक्ष से गुजरनी चाहिए ये रेखा, है ना, बीच में से काटना। यूँ नहीं कि इसको है ना थोड़ा सा इधर से काट ले तो ये तो आधा, तो मोटा भाग इधर रह जाएगा, छोटा भाग इधर रह जाएगा, अरे ऐसे नहीं, बीचों बीच से, बीचों बीच से केंद्रीय अक्ष से, केंद्रीय अक्ष डिसाइड करो ना, ये इसकी केंद्रीय अक्ष है बीच में। तो यहाँ से अगर आप इसको काटो, मान लो यूँ काटो तो भी ये 2 बराबर भागों में बटेगा। मान लो आप ऐसे, नहीं मेरे तो मर्जी आ रही, मैं तो ऐसे काटूंगा, काटो तो भी ये 2 बराबर भागों में बटेगा। इसको आप ऐसे काटो तो भी ये 2 बराबर भागों में बटेगा। यानी कि इसको आप किसी भी तरह से यूं काटो, यूं काटो, यूं काटो, किसी भी तरह से अगर आप इसको काटना चाहो, काटने नहीं है बेचारों को, बट अगर आप इनको 2 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहो तो ये किसी भी तरह से ऐसे 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 किसी भी तरह से काटोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 बराबर भागों में बट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 बराबर भागों में बट जाएंगे। तो ऐसे जीव जिनको आप किसी भी अक्ष से तो नहीं कहेंगे, केंद्रीय अक्ष से, बट किसी भी तरह से इनको आप डिवाइड करना चाहो 2 बराबर भागों में, है ना, किसी भी तरह से काटो 2 बराबर भागों में बट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अरीय सममित। और ऐसी समिति क्या कहलाती है, अरीय सममिति, अरीय सममिति। अब देखो ऐसे कौन से जीव होने चाहिए जो ऐसे आपको शरीर देखकर ही पता चल जाए कि भाई हाँ इनमें अरीय समिति होगी। तो या तो ऐसे जीव जिनका शरीर क्या हो, डिस्क जैसा हो, ऐसे ऐसे डिस्क जैसा हो, ताकि इसको ऐसे काटो मतलब तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। या इनका शेप जो है बेलनाकार होना चाहिए, बेलन जैसा, है ना, ऐसा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, है ना। तो इनमें से अब पोरीफेरा को तो छोड़ ही दो, पोरीफेरा का काम हो गया। पोरीफेरा के अलावा 10 फाइलम में से ऐसे जीव कौन से हैं जिनका शरीर हम किसी भी तरह से काटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, लंबवत और अक्ष में, बीच में से अक्ष में से काटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। ऐसे जीव कौन से हैं, केवल 3 याद रखने हैं, केवल 3। कौन कौन से, देखो एक तो इन दोनों भाइयों को उठा लो, ये क्या है, अभी मैंने एग्जाम्पल किसका बताया था, हाइड्रा का। हाइड्रा को किस में रखा गया, नाइडेरिया में। तो एक तो
नाइडेरिया, एक तो कौन हो जाएंगे, नाइडेरिया, क्योंकि इनका शरीर ही ऐसा ही होता है। नाइडेरिया का भाई कौन है, टिनोफोरा। टिनोफोरा को इसके साथ ही रखना है, जो बेसिक्स हम पढ़ेंगे उसमें हमेशा अगर नाइडेरिया आ गया तो मतलब टिनोफोरा भी साथ में आएगा, ठीक है, बेसिक्स के अंदर। तो नाइडेरिया, टिनोफोरा और कौन से, इकाइनोडर्मेटा। याद है इकाइनोडर्मेटा किसे कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। या एग्जांपल देखें तो कौन होती है इसकी, देखो जैसे ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश है। आप इसकी लंबाई से किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से आप काटो, बीच में से अक्ष में से होकर गुजरनी चाहिए, तो ये जो है क्या हो जाएगी, दो बराबर भागों में बट जाएगी, क्योंकि डिस्क शेप की होती है। मैंने कहा था ना डिस्क के आकार की होनी चाहिए, तो डिस्क आकार की होती है, तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगी। इस वजह से इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी कौन सी सम्मिति पाई जाती है, कौन सी सम्मिति पाई जाएगी, अरीय सम्मिति। तो इनमें से अब सुनो, इकाइनोडर्मेटा हो गया। देखो पोरीफेरा के अंदर कौन सी थी, असम्मिति। नाइडेरिया, टिनोफोरा भाई भाई है तो साथ में ही रखना है। इनमें और इकाइनोडर्मेटा में, केवल तीन में कौन सी हो जाएगी, अरीय सम्मिति। कौन सी हो जाएगी, अरीय सम्मिति। ये तो याद होना, देखो असम्मिति में, पोरीफेरा में याद करने में क्या है, बेचारा कहीं से भी काटो दो बराबर भागों में बटेंगे नहीं, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कोशिश कर लो जितनी हो। ये इसमें चला गया। अरीय सम्मिति में कहीं से भी आप अक्ष से इसको बीच अक्ष से और लंबाई से अगर कहीं से भी किसी भी तरह से आप इसको काटो किसी भी तरह से, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। केवल तीन उदाहरण याद रखने, नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब आ जाओ द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सम्मिति के तो क्या ही कहना है, जैसे पता नहीं क्या ही बन गई है, बट देखो ये मान लो कोई भी इंसान जैसा लग नहीं रहा है, बट इंसान है, ठीक है। इसकी लंबाई कैसे है, ऐसे, ये लंबाई थोड़ी है, ये लंबाई है ना, इस तरह से देखेंगे हम। और इसका बीच का केंद्र कहाँ है, यहाँ से बीच में होता हुआ यहाँ से निकलेगी। यानी कि हम इसको अगर मान लो ये इसका केंद्र है, केंद्र ये रहा, ये केंद्र है। तो अब देखो जैसे मैं खड़ी हूँ आपके सामने, अगर मुझे इस तरह से, लंबाई तो मेरी यही है, चौड़ाई में तो काटना ही नहीं है, मुझे इस तरह से काटे तो मेरा आगे वाला पोर्शन बिल्कुल अलग, आगे तो फेस वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, है ना, आगे वाला पोर्शन बिल्कुल अलग और पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो क्या मैं दो बराबर भागों में बटी हूँ, क्या नहीं बटी हूँ। अगर मुझे इस तरह से काटा जाए तो क्या मैं दो बराबर भागों में बटूंगी, क्या नहीं। लेकिन अगर इस लड़की को इस तरह से, जैसे मैंने ये लाइन खींची ना, यूं काटा जाए, यूं मतलब इस तरह से, ऐसे अगर इसको काटा जाए, यानी मैं ही मान लो मुझे इस तरह से दो भागों में, बराबर भागों में बांटना है, मुझे इस तरह से काटा जाए बीच में से, तो दो बराबर भाग बट जाएंगे। एक कान इधर, एक कान इधर, नाक आधा इधर आधा इधर, दांत आधे इधर आधे इधर, आँख इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो मैं दो बराबर भागों में बट गई ना। यानी किसी एक निश्चित स्थान से काटने पर, किसी एक निश्चित, इसमें तो निश्चित स्थान था ही नहीं, कहीं से भी काट लो, किसी भी तरह से काट लो, ठीक है ना। इसको किसी भी एक निश्चित अक्ष से काटने पर, निश्चित स्थान से काटने पर, लंबाई में और केंद्रीय अक्ष से निश्चित स्थान से काटने पर अगर दो भागों में बट जाता है कोई भी जीव, तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। क्या कहते हैं, ऐसी सम्मिति क्या कहलाती है, द्विपार्श्व सम्मिति कहलाती है। जब किसी जीव को एक निश्चित अक्ष से काटा जाए और बिल्कुल केंद्रीय अक्ष से, केंद्र यानी बीच में से काटना है, लंबाई में काटना है, बट एक निश्चित स्थान से, ऐसा नहीं कि यूं काटने पर दो बराबर भागों में नहीं, यूं काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे तो ही ये दो बराबर भागों में बटेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काट रहे हो, यूं काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। एक निश्चित स्थान से इसको अगर दो बराबर भागों में बांटा जाए तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है। इसे हम कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। तो अब मुझे आप बताओ, एग्जाम्पल बताओ, चलो ये अपनी कॉपी में लिखते चलो मेरे साथ साथ। द्विपार्श्व सम्मिति के उदाहरण क्या क्या होंगे, क्या होंगे, क्या पोरीफेरा होगा, क्या नहीं होगा, पोरीफेरा तो असम्मिति में आ गया। नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा अरीय सम्मिति में आ गए। तो द्विपार्श्व सम्मिति में कौन कौन बचे,
लास्ट समिति है। अरे जो बचे खुचे हैं वो सब इसमें डाल दो। आप तो एक काम करो, इन चारों को याद रख लो, जो बचा खुचा हो वो द्विपार्श्व समिति में। कौन कौन से बचे हैं बताओ, मुझे बताओ, चलो फटाफट। प्लेटीहेल्मिन्थीज, साथ साथ बोलेंगे, लिखेंगे इसमें कमेंट में। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, देखो ये भी हेल्मिन्थीज हेल्मिन्थीज है तो साथ में आएंगे ये, ऐसा जरूरी नहीं है साथ में आएंगे, बट यहाँ पर साथ में आएंगे, ठीक है। एसके हेल्मिन्थीज और एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का। अब बच्चे कहीं इकाइनोडर्मेटा मत कर देना भैया, इकाइनोडर्मेटा इसमें आ गया है, तो इकाइनोडर्मेटा के बाद में कौन है, हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, एंड लास्ट हम लोग अभी हमें ही तो बांटा था अपन ने, कोर्डेटा। तो द्विपार्श्व समिति के एग्जाम्पल नहीं भी याद करोगे चलेगा। कैसे? अरे भाई ये देखो मेरी बात सुनो, ये 11 तो होने चाहिए, इस तरह से लाइन वाइज तो याद होना ही चाहिए, तब जाके काम बैठेगा, वरना काम नहीं चलेगा। हो गया, ठीक है, 11 इस तरह से याद कर लिए। फिर पोरीफेरा ही तो है बेचारा, असमिति में कौन है, एक ही तो फाइलम है, पोरीफेरा को इसमें डाल दो। अरीय समिति के अंदर केवल 3, कौन कौन से, नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, खत्म खेल। इन चारों के अलावा अब जितने भी बचे, कौन कौन बच गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज बच गया, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। इनकी समिति कौन सी होगी, द्विपार्श्व समिति, यानी कि एक निश्चित स्थान से काटने पर ये 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। 2 बराबर भागों में तो वैसे ही बांटना ही है, तो एक निश्चित स्थान से काटने पर 2 बराबर भागों में बट जाते हैं, उसे द्विपार्श्व समिति कहेंगे। अरीय समिति किसे कहेंगे, जिसे कहीं से भी काट लो आप, किसी भी स्थान से काट लो आप, लंबाई देखनी है, बीच का अक्ष देखना है, फिर आप जैसे तैसे इसको काट लो तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएंगे, उसे कहेंगे नाइडेरिया, उसे कहेंगे अरीय समिति। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और असमिति में तो बेचारे को कहीं से भी काटो, लंबाई से काटो, अक्ष से काटो, किसी भी तरह से काटो, ये कभी भी 2 बराबर भागों में नहीं बटेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, असमिति कहेंगे। और ऐसे जीव को असमिति कहेंगे, और ये किस में पाई जाती है, केवल और केवल पोरीफेरा के अंदर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? नहीं आया हो तो वापस कमेंट करना, तो मैं क्या करूँगी, अगली जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसके अंदर वापस ये चीज़ें समझा दूंगी। वैसे तो मेरी आदत है कि पुराना वाला जो होता है वो थोड़ा मैं रिवाइज करवा ही देती हूँ, ऐसा नहीं है कि पुराना वाला पता ही नहीं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नए बच्चे भी आए होंगे, अगर मान लो नए बच्चे भी धीरे धीरे जुड़ेंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए ना फिर, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया, मिटा दो। चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, बहुत प्यास लग रही है। अब जो हमारा तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक, वो है शरीर संगठन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर संगठन कैसा होता है जीवों में, इन जंतुओं में। देखो शरीर संगठन का क्या मतलब है, ये सारे के सारे कौन है, जंतु है। जंतु है तो इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाएं उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, है ना, फिर शरीर पूरा ही बन जाता है, ये हमें पता है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी वजह से हमने पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ के अंदर जीवों को डिवाइड भी किया था। याद है आपको, पैराजोआ के अंदर जो जीव रखा गया था कौन, पोरीफेरा, जिसमें केवल कोशिकाएं होती है, उत्तक का निर्माण नहीं होता है। मतलब उसका शरीर जो होता है वो केवल कोशिकीय स्तर का होता है, बस कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं आगे जाकर उत्तक नहीं बनाती है। जबकि ये जो जीव हैं दूसरे पोरीफेरा से आगे वाले जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी इनके अंदर उत्तक भी होंगे, इनके अंदर अंग भी होंगे, इनके अंदर अंगतंत्र भी होंगे कुछ जीवों में। तो यही तो पढ़ना है कि किस में उत्तक होता है, किस में अंग होता है, किस में अंगतंत्र होता है, किस में कोशिकाएं होती है, यही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो हम 4 पहले तो ये लिख लेते हैं, जैसे कि किसी भी जीव का शरीर, कौन सा ऐसे जीव है जिनका केवल और केवल कोशिकीय स्तर का जीव शरीर है,
या शरीर है, संगठन है। केवल कोशिकाएं होती है, उसमें उत्तक नहीं होते हैं। कोशिका मिलकर के बनाती है उत्तक, तो उत्तकीय स्तर कौन सा है, किसका है ये, उत्तकीय स्तर किसका है। उत्तक के बाद कौन आते हैं, अंग। अंग स्तर के जीव कौन हैं, अंग के बाद अंगतंत्र। अंगतंत्र स्तर के जीव कौन से हैं, तो ये हमें देखना है, ठीक है। ये 4 हमें देखने हैं। कोशिकीय स्तर के जीव को देखना है, उत्तकीय स्तर के, अंग स्तर के और अंगतंत्र स्तर के जीवों को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं केवल कोशिकीय स्तर, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का तो सभी का ही बना होता है, बट केवल उसमें कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कोशिकीय स्तर के जीव, ठीक है। तो कोशिकीय स्तर का तो आपको ही पता है, एग्जाम्पल क्या होगा मुझे बताओ, बताओ 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 क्या होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। केवल और केवल पोरीफेरा, पोरीफेरा, केवल क्या होगा, पोरीफेरा, ठीक है। कोशिकीय स्तर का केवल पोरीफेरा हो गया, खत्म, पोरीफेरा खत्म, ठीक है। फिर आते हैं उत्तकीय स्तर। उत्तक स्तर के जीव कौन से होते हैं, जिनमें केवल उत्तक होते हैं, बट उत्तक मिलकर, देखो कोशिकाओं ने उत्तक तो बना दिए बट उत्तक तक ही ठहर गए, भाई हमारे अंदर तो सिर्फ उत्तक होंगे, हम उत्तक मिलकर हम अंग नहीं बनाने वाले, काम चो रही है, तो अंग वंग नहीं बनाएंगे, केवल उत्तक होंगे। ऐसे कौन से जीव हैं, ऐसे कौन से जीव हो जाएंगे उत्तकीय स्तर के, केवल 2, कौन कौन से, दोनों भाई को रख दो, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। देखो मैंने कहा था ना बेसिक्स इनके सेम टू सेम ही होंगे, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, दोनों भाई भाई है ना, तो इनको साथ में रख लो, नाइडेरिया और टीनोफोरा। ये कहते हैं कि हम कोशिकाएं मिलकर हमने उत्तक बना दिया है, बट अब उत्तक से हम आगे कुछ नहीं बना सकते हैं, हमारा शरीर जो है केवल उत्तकीय स्तर का ही होगा, केवल हमारे अंदर उत्तक पाए जाएंगे, अंग वगैरह, अंगतंत्र वगैरह नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके अंदर केवल क्या होते हैं, उत्तकीय स्तर के ये होते हैं, तो नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, केवल 2 याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो हम नीचे नीचे चलते जा रहे हैं, नीचे नीचे चलते जा रहे हैं, इनके अंदर वापस एक बार कोई एडवांस करेक्टर आ जाए, कोई नया करेक्टर आ जाए, कोई नया अच्छा लक्षण आ जाए, तो वापस पीछे नहीं खिसकना है ना। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, टीनोफोरा तक। अंग स्तर, ऐसे जीव है जिनके अंदर उत्तकों ने मिलकर अंग बनाने शुरू कर दिए, अंग बन गए हैं अब, ठीक है, एक एक अंग बन गया है, ऐसे जीवों को अंग स्तर के जीव कहेंगे। तो इनमें केवल अंग बना है, अंग मिलकर अंगतंत्र नहीं बनाएंगे, तो अंग तो बन गए ना कुल मिला के। तो ऐसे जीव कौन सा है, आगे वाला कौन सा फाइलम है, बताओ फटाफट, कौन हो जाएगा आगे वाला, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। टीनोफोरा के आगे कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो चलो लिख लो प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। याद रखना कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल पाया जाता है, अंग स्तर पाया जाता है केवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में, बाकी आगे किसी में नहीं, केवल एक ही याद रखना है। देखो हम नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर बाकी सब। तो पहले वाले में पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर हो गया, याद भी करना, कितना आसान है इसको याद करना। देखो ना, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र। कोशिका में सबसे पहले कौन आ गया, पोरीफेरा, केवल एक फाइलम। उत्तक, उत्तक में अगर देखो हम नीचे जा रहे हैं, नाइडेरिया को रखेंगे तो नाइडेरिया के साथ उसको भाई को भी रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको अलग कर दो, क्योंकि पहले मैंने बताया तो था कि इनके कुछ चीज़ें सेम थी तो साथ में थे, फिर कुछ चीज़ें अलग आई तो अलग कर दिया। तो नाइडेरिया अगर रख रहे हो तो टीनोफोरा को भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं अंग के ऊपर, जिनके अंदर केवल अंग पाए जाते हैं। तो अंग किस में पाया जाता है, केवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में, केवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ऐसे जीव जिनके अंदर केवल अंग शरीर, अंग स्तर का शरीर पाया जाता है वो कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अंग तंत्र स्तर, बच्चे खुचे सारे डाल दो अंग तंत्र स्तर के अंदर, कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे बताओ, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, एस्केहेल्मिन्थेस से, बोलो, एस्केहेल्मिन्थेस से कौन तक, कोर्डेटा तक। एस्केहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक सारे जीव जो होंगे वो अंग स्तर, अंगतंत्र स्तर के जीव होंगे। कितना आसान है इनको याद करना, देखो है ना। कोशिका में पोरीफेरा रख दो, सबसे पहला फाइलम। दूसरा तीसरा फाइलम जो है वो उत्तकीय स्तर में रख दो, नाइडेरिया। इसमें से बीच बीच में से कुछ नहीं उठाया ना अपन ने, ऐसे लाइन वाइज नीचे नीचे चलते जाए गए। अंग के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस को रख लो, और अंग तंत्र स्तर के अंदर एस्केहेल्मिन्थेस को रख लो, सॉरी एस्केहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक के रख लो।
एस्के एलिमेंथिस हो गया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो बहुत पहले एक एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सिर्फ हम नीट ही थोड़ी क्लियर करेंगे, हमें बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, तो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये एग्जाम क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किन जीवों के अंदर कौन सा स्तर पाया जाता है। तो क्या कर दिया था कि जैसे कोशिका के सामने मान लो पोरिफेरा रख दिया, उत्तक के सामने नाइडेरिया एटिनोफोरा रख दिया, प्लेटी अंग के अंदर जो है कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं प्लेटी हेलमिंथीज के अलावा, और अंग तंत्र के अंदर ये रख दिया। तो इस तरह से कुछ मिलान करना था और देखना था कि किसमें कौन सा स्तर पाया जाता है। तो याद हो जाएगा ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? क्लियर है यहाँ तक? आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? पहले तो हमने उसकी जानकारी ली है, ये हमने 11 के 11 फाइलम देखें, फिर हमने इनके बेसिक्स देखें, आधार क्या है इनके। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र पढ़ा हमने, फिर हमने सम्मिति क्लियर की, और इसके बाद में हमने शरीर का संगठन देखा कि किसका शरीर कैसा बना होता है, किस इनके शरीर में क्या क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ देखा। तो 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम जो कल की नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे सिलोम के बारे में, है ना, जनन स्तर के बारे में, सिलोम क्या होती है, जनन स्तर क्या होता है, कौन सा जनन स्तर किसमें पाया जाता है वो पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोडेटा एंड नॉन कोडेटा जो होते हैं वो किसे कहते हैं, ठीक है। खंडी भवन पढ़ेंगे कि कौन से जीव में कौन सा खंडी भवन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें पढ़नी है अभी, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बट जितना पढ़ाया है आप उनको एक बार रिवाइज करना, बहुत अच्छे से याद करना, बहुत समझ के चीज़ों को याद करना। मुझे पता है कि एक बार में कभी भी ये चीज़ें समझ में आती नहीं है, एक बार में पढ़ा और फिर याद नहीं होगा। 1-2 बार आप वीडियो को वापस देखना तो बिल्कुल गारंटी है आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिर वापस भूलोगे नहीं। बट कंडीशन ये है कि इन 11 फाइलम को इसी तरह से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और फिर बाद में ये चीज़ें आपको समझनी है, तो फिर इनके एग्जाम्पल तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इसी तरह से आएंगे क्वेश्चन कि निम्न में से बंद परिसंचरण किसमें पाया जाता है, खुला किसमें पाया जाता है, असम्मिति किसमें पाई जाती है, अरीय सम्मिति किसमें पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मिति किसमें पाई जाती है। और अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी है जैसे कि कोशिकीय स्तर किसमें पाया जाता है, अंग स्तर किसमें पाया जाता है, ऐसे जीव ऐसे फाइलम कौन कौन से हैं, या फिर इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता ही रखे हैं आपको वैसे तो, है ना, और आगे और वैसे भी डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएंगे कौन किसका एग्जाम्पल है जो। बट आपको ये याद करना है अगली क्लास के अंदर जब मैं वापस रिवाइज कराऊँ तो आपके कमेंट आने चाहिए। इनको अच्छी तरह से याद करना है, नोटबुक में अपने नोट्स बनाते चलने हैं, और अगर क्लासें पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे कमेंट तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कोई अच्छा कमेंट कर लेता है तो खुशी मिलती है, हाँ बच्चे का कमेंट आया है, मतलब क्लास फटाफट से लेनी है। फटाफट से तो मैं वैसे ही लूँगी, अब कंटिन्यू कर ही लिए तो हम क्लासें लेंगे कंटिन्यू। बट फिर भी आप अपने भाइयों को, दोस्तों को, और भी कोई भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं लोग जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और उनको हिंदी मीडियम की जो क्लासें हैं उनको नहीं मिल पाती है, उनको प्रॉब्लम आती है, तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। और एक कंपटीशन रखिए अपने अंदर। जब आप कमेंट करो ना ऐसे, जब भी लाइव ये चैट चल रही होती है तो कमेंट करो तो एकदम ये रखो कि हाँ मुझे कितना आता है, मैं कितना आंसर कर पाता हूँ। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ तो साथ के साथ क्वेश्चन आंसर करते जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही तक। थैंक यू सो मच। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए क्लासों को। 12th की भी हमारी क्लासें कंटिन्यू चल रही है, अपने और भी बड़े भाई बहन हैं तो उनको दिखाइए। थैंक यू।